टेलीफोन नंबर लगातार बना हुआ है 011-4321-4321, आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप जुड़िए हमारे साथ, लगातार सवाल बना हुआ है। रविंदर जी, क्या कहेंगे आप? मैं तीसरी बार जुड़ा हूं, मैं तो यही कहने लगा हूँ कि भाई विकास तो हमने करना है, बिना विकास के तो काम चलने वाला नहीं है ना। आप लोग रोटी खानी है, सबने काम करेंगे तभी रोटी खाएंगे ना, संसार तभी चलेगा। लेकिन हमें इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमें ये जरूरत क्यों पड़ रही है, कंपनियों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है। देश के अंदर जो कमियां है उसको ठीक करिए पहले। हम जब तक कमियां नहीं ठीक करेंगे, ऊपर से दिखावा करके ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इससे कोई वाजिब हल नहीं निकलेगा, जनता परेशान हो जाएगी इससे। तो हमें उस सच्चाई की तरफ जाना है कि एक्चुअली देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो देश का तंत्र भ्रष्ट जहां से है, उसको ठीक करें ऊपर से, ताकि सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल हो ना। सिर्फ एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल कैसे बना लोगे, छोटे आदमी को? आपको बड़े को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ती है। चलिए, बेहद शुक्रिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास के लिए जरूरी है कदम उठाने, लेकिन फिर इस तरह से यहाँ पर पूजा लोगों की जान को खतरे में डालना और फिर विकास करना, वाकई में सोनिया सही कहा आपने। और लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि विकास आप कीजिए, विकास में सब आपका साथ देंगे, लेकिन लोगों को सुरक्षित माहौल में मुहैया करवाना उतना ही जरूरी है, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना के बाद इस तरीके की स्थिति ना हो जो हमने भोपाल गैस कांड के बाद देखा, जो त्रासदी आज भी लोग भुगतते हैं। चलिए, फिलहाल बोल जनता बोल में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं, शिकायत करें। स्वास्थ्य विभाग पिछले 40 सालों से बीमार होता चला आ रहा है। अस्पतालों की दशा एक थी वो राजनीति, जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल, सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर, देखिए जनता टीवी पर। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में,
जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ। हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर देखने के लिए टाइप करें www.jantatv.com। गुजरात में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, हरियाणा हर स्तर पर प्रगति पर है, हरियाणा में निवेश की सारी सुविधा मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, कुंडली मानेसर परवल प्रोजेक्ट NHAI करेगी पूरा। हरियाणा सरकार ने केंद्र को सौंपा था KMP प्रोजेक्ट। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक रही बेनतीजा। बोर्ड सचिव के नो वर्क नो पे के आदेश से नाराज हुए कर्मचारी फिर बैठे हड़ताल पर। बोर्ड सचिव पर लगाए तानाशाही के आरोप। समझौता ब्लास्ट मामले में सबूतों को NIA कोर्ट में किया गया पेश। 3 गवाहों की हुई पेशी। मामले की अगली सुनवाई 16 और 17 जनवरी को। मामले के मुख्य आरोपी हैं असीमानंद। किसान मसीहा सर छोटू राम की पुण्यतिथि आज 9 जनवरी 1945 को दुनिया को अलविदा कहकर गए थे सर छोटू राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। चंडीगढ़ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर मंत्री पद दौड़ में शामिल हैं। वहीं ज्ञानचंद, संतोष यादव समेत कई मंत्री भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। तो मंत्रिमंडल के विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो अभी भी जताई जा सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जिनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने की बात कही जा रही है और इस मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने की गुंजाइश अभी और भी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी एक मंत्रियों के पास 2 से 3 विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं इन विभागों को बांट सकते हैं और इसी वजह से जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार किया जा सकता है और इसी विस्तार को लेकर भी जल्द बैठक भी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से दरअसल हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जानकारी अभी तक ये मिल पाई है कि रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर को भी मंत्री पद मिल सकता है। मंत्री पद दौड़ में ये भी शामिल हैं। इधर ज्ञानचंद, संतोष यादव समेत कई ऐसे मंत्री हैं जो इस विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार की अगर बात की जाए तो लंबे वक्त से, जब से नई सरकार का गठन हुआ है और उसके बाद से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार की गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि मंत्रियों को जो भार दे रखे हैं, पदभार दे रखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मंत्रियों के पास 2 से 3 महकमे हैं, विभाग हैं उनके पास 2 से 3। ऐसे में अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात लगातार कही जा रही है और साथ ही बात की जाए कि इस विस्तार में कौन कौन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर इस मंत्री पद में जो दौड़ है उसमें शामिल हैं, ज्ञानचंद भी, संतोष यादव भी और ऐसे कई मंत्री हैं जो इस रेस में शुमार जो हैं। तो अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार होने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। हकीकत का अध्ययन हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं
हकीकत आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, विस्तार किया जा सकता है आगे और भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो फिलहाल केवल 9 मंत्री हैं और मंत्रिमंडल के अंदर जो सरकार की जो रूलिंग है उसके हिसाब से कम 12 मंत्री होने चाहिए और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे। और इसके बाद जब पिछले दिनों सूरजकुंड के अंदर बीजेपी विधायकों की एक पाठशाला लगी थी, एक वर्कशॉप लगी थी, उसके बाद ही इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि जितने भी विधायक हैं जो मंत्री पद की चाह रखते हैं वो अपने लिए लॉबिंग जरूर करेंगे और संकेत भी दिए जा रहे थे कि इस जो इनका ट्रेनिंग कैंप है इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मंत्री पद चाहते हैं, जो विधायक चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, उनकी लॉबिंग तेज हो गई है। और फिलहाल जो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं उसके अंदर पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का नाम आ रहा है, साथ ही मनीष ग्रोवर का नाम आ रहा है जो कि रोहतक से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ के अंदर जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, एक कद उनका जरूर बढ़ा है। साथ ही अगर बात करें गुड़गांव से उमेश अग्रवाल सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे, वो भी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल के अंदर पद मिल जाए। तो वहीं संतोष यादव जो कि बीजेपी से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लंबा संघर्ष उन्होंने बीजेपी में किया है, वो भी इस उम्मीद में जरूर है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बिल्कुल, हकीकत जिस तरीके से आपने कहा कि लॉबिंग का जो सिलसिला है वो ज़रूर शुरू हो चुका है, ऐसे में जो नाम आपने गिनवाए, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको आगे अगर संभावना जताई जा सकती है कि ये लोग भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी का कोई विधायक है और पार्टी कैडर से लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो उसकी उम्मीद जरूर मुख्यमंत्री से यही रहती है कि उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिले और उनको पूरा सम्मान मिले। अगर विधायकों की बात की जाती है तो घनश्याम सर्राफ जो है वो भी इस पद की आस लगाए बैठे हैं। बाकी भी तमाम विधायक जो हैं जो बीजेपी के साथ लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनको जरूर उम्मीद है कि उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिले और उनको एडजस्ट किया जाए। और फिलहाल अगर खट्टर मंत्रिमंडल को देखा जाए तो उसमें विस्तार की गुंजाइश है ही और जिस तरह के अभी संकेत मिल रहे हैं उसके अंदर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ विधायकों को जरूर मंत्रिमंडल की सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, हकीकत जिस तरीके से गुंजाइश लगातार बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिन हम 9 मंत्रियों की बात कर रहे हैं, पहले से ही उन पर काफी ज्यादा विभाग है, 2-2, 3-3 विभाग उन पर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पहले से भार उन लोगों पर भी था। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें, पर्यटन विभाग उनके पास है, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें वो उनके पास है, शिक्षा विभाग उनके पास है, इसी तरह से ज्यादातर मंत्रियों को 2-2, 3-3 विभाग दे रखे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर मंत्रिमंडल के अंदर जगह और बनाई जाती है, कुछ और लोगों को शामिल किया जाता है, तो विभागों का बंटवारा उसके अकॉर्डिंगली कर दिया जाएगा और जो लोग चाहते हैं कि वो एक मंत्री पद उनको मिले तो उनको भी बीजेपी सेटिस्फाई कर पाएगी। हकीकत विभागों के बंटवारे की आपने बात की, विभागों में बंटवारा हो सकता है, ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं कितने और मंत्री हो सकते हैं? अभी जैसे मौजूदा 9 है, हालांकि आपने बताया कि 12 तक ये जो संख्या है वो जा सकती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो मिनिमम मंत्रिमंडल का जो साइज कहा गया है हमारे संविधान के अंदर, जिसकी जो बदलाव किया गया था, कानून के अंदर जो बदलाव किया गया था वो पिछली बीजेपी सरकार ने ही किया था और उसके अंदर मिनिमम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम की वैल्यू जो है उसके अंदर और भी है, क्योंकि 7 के अंदर अगर एडजस्ट करना चाहे तो सीपीएस का पद भी दिया जा सकता है, उसी तरह से राज्य मंत्री का पद जो है। इस तरह से मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार की गुंजाइश काफी है, लेकिन मिनिमम 3 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस बात की फिलहाल चर्चाएं जोरों पर है। हकीकत जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो विभाग बहुत एक मंत्री पर ज्यादा जो दारोमदार दिया गया था वो जब अलग अलग पे हो जाएगा तो आम जनता के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक मंत्री के पास अगर 3 से 4 विभाग हैं तो उसके पास वक्त तो उतना ही है, सभी विभागों के बीच में तालमेल बैठाना होता है और उनके पास भी वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। और अगर विभाग बांट दिए जाएंगे तो मंत्री भी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा ध्यान के साथ अपना काम कर पाएंगे और ज्यादा क्वालिटी आएगी काम के अंदर और काम में भी तेजी आएगी। जाहिर सी बात है कि जिस मंत्री
के पास जितने कम विभाग होंगे वो उतना ही ज्यादा टाइम दे पाएगा और उतनी ही ज्यादा मेहनत कर पाएगा अपने स्पेसिफाइड विभागों में। बिल्कुल, हकीकत आप बने रहिए हमारे साथ। सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। सुनीता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार। सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मंत्रिमंडल में विकास की विस्तार की बात की जा रही है, वो वाकई में कहीं ना कहीं गुंजाइश है? आपको लगता है विस्तार किया जाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। और जैसे कि आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि कम हमारे पास जो मंत्रिमंडल है, मंत्री हमारे, तो इसमें विकास तो इसका संभावित था। और अभी जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जाती है तो विस्तार करेंगे और इससे बहुत अच्छा हो जाएगा कि विभाग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय मिलेंगे, तो उतना ही वो फोकस कर पाएंगे, उतना ही उसकी तवज्जो ज्यादा दे पाएंगे। एक मंत्री के पास जब ज्यादा विभाग रहते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते सारे विभागों को मिलाकर। सुनीता जी, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लॉबिंग भी शुरू हो गई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लॉबिंग शुरू हो गई है। रेस में नाम जानना चाहेंगे, कौन कौन से मंत्रियों के नाम सबसे आगे हैं इस रेस में? ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रेस का कोई मामला नहीं होता। इसमें जिसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरी मंत्रिमंडल की और जो भी हमारे विधायक दल के नेता हैं सबको बिठा है और उनके सबके साथ एक सर्वसम्मति से जिनको उनको लगेगा कि भाई ठीक है, ये लोग कैपेबल भी हैं और ये लोग एक्सपीरियंस भी हैं और ये इन लोगों का जनता के बीच में एक स्थान है, तो वो उसके हिसाब से कई चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको मंत्रिमंडल दे देंगे। यहाँ पर रेस की लॉबिंग की ऐसी जो है इसी तरह की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम नहीं होती। सुनीता जी, कैपेबल आपने बोला कि जो मंत्री कैपेबल होंगे उनको ही तवज्जो दी जाएगी, इस तरीके से तो नहीं होगा, पसंदीदाओं को जगह मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि जिनको या तो पब्लिक में उनका ज्यादा रोल होगा, अहम रोल उन लोगों ने जनता के साथ निभाया होगा और उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा और उनका पार्टी में उनका कद जो है वो कितना पार्टी के लिए उन लोगों का योगदान है, ये सब चीज काउंट होने के बाद ही जो विधायक दल की बैठक होगी, जो मंत्रिमंडल की सबकी बैठक होगी, तो उसके अंदर इसके बारे में किया जाए। सुनीता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हकीकत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हकीकत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुनीता बता रही हैं कि जो कैपेबल मंत्री होंगे उनको जरूर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो भी कैपेबल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगेगा कि इन लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर जगह देनी चाहिए, तो उन विधायकों को जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन साथ ही मैं सुनीता जी से पूछना चाहूंगा कि सुनीता जी, आपको क्या लगता है कब तक मंत्रिमंडल के विस्तार का जो फैसला है वो ले लेगी खट्टर सरकार? हेलो जी सुनीता जी, मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं चल रही हैं, कब तक इस पर फैसला हो जाएगा और कब हमें और नए मंत्री मिल जाएंगे मंत्रिमंडल में? इनकी आपको आ रही है, आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम। सुनीता जी, सवाल महज इतना है कि कब तक जो विस्तार बताया जा रहा है मंत्रिमंडल में वो कब तक पॉसिबल है, कब तक आ सकती है सूचना, मंत्री नए कब तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी कोई उसके लिए कोई तिथि नहीं की है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अंदर विस्तार हो जाए। सुनीता जी, आप अपनी बात एक बार फिर से दोहराएंगी? मैंने ये कहा है कि अभी कोई तिथि नहीं है उसके लिए, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने के अंदर विस्तार हो जाए। जो आपकी वर्कशॉप हुई है फरीदाबाद की, जो विधायकों की वर्कशॉप हुई, क्या उसके अंदर भी मंत्रिमंडल विस्तार जैसी चीजों पर कोई चर्चा हुई थी? मैम, आप प्लीज इनका क्वेश्चन रिपीट करें, इनकी आपको जबरदस्त एको आ रही है। सुनीता जी, जो वर्कशॉप अभी फरीदाबाद में हुई थी सूरजकुंड में, वहां पर भी इस तरीके से बातचीत की गई होगी और कहीं ना कहीं लॉबिंग तक की खबरें थी। आपसे ही जानना चाहेंगे हम, उस दौरान जो बैठक हुई थी वर्कशॉप के दौरान भी इस तरीके की कैबिनेट में विस्तार की बातें हुई थी? था और उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता थे वो लोग जो है नए हमारे थे, उन लोगों को सिर्फ अपने शेयर करने और उनको थोड़ा समझाने और बताने की किस तरह से वो असेंबली में बिहेव करें और किस तरह से में उनके काम करवाने के लिए वो उनको आगे आना चाहिए। इन सब के बारे में चर्चा हुई थी, वहाँ पर विस्तार के बारे में कोई चर्चा नहीं। जी सुनीता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर विस्तार होगा, जो कैपेबल मंत्री होंगे उनको जरूर जगह मिलेगी, आम लोगों की अगर नजर से देखें तो आम लोगों को क्या कुछ फायदा मिलेगा विस्तार के साथ ही? देखिए, आम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा यही रहेगा कि हम ये समझ सकते हैं कि
एक मंत्री के पास अगर बहुत सारे विभाग रहते हैं तो वो इतना सबको समय नहीं दे पाता, क्योंकि देखिए हिसाब थोड़ी सी होता है और विभाग अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो अपने आप में एक विभाग अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे जिनके पास 8-8, 10-10 विभाग हैं तो वो बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं दे पाते विभागों को। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो जो हमारे मंत्रीगण हैं वो अपने अपने विभागों को बहुत अच्छे से समय दे पाएंगे, बिल्कुल, और लोगों के लिए जनहित में कार्य कर पाएंगे। सुनीता जी बने रहिए, हकीकत हमारे साथ जुड़े हैं। हकीकत साफ तौर पर सुनीता का कहना है कि फोकस ज्यादा किया जाएगा, केंद्रित किया जाएगा हर विभाग में जब अलग अलग मंत्री होंगे। ऐसे में इन्होंने अपने फरीदाबाद का जब जिक्र किया था तो उन्होंने कहा उस दौरान इस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई लॉबिंग से रिलेटेड। ये बिल्कुल लॉबिंग से रिलेटेड तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन सुनीता जी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जैसे कि सुनीता जी खुद कह रही हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा विभाग होते हैं तो काम पूरा एक्यूरेसी से नहीं हो पाता। सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रख रखे हैं। क्या मुख्यमंत्री भी अपने जो विभाग हैं उनमें से कुछ विभागों के लिए नए मंत्री के चेहरे की तलाश कर रहे हैं? देखिए ये उनका प्रेरोगेटिव है। अगर उनको लगता है कि वो देखिए जो हम मुख्यमंत्री जी से तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतने मेहनती हैं, सुबह से लेकर रात तक वो अंत तक जो है अपना काम करते रहते हैं। अगर उनको लगेगा कि वो संभाल देंगे तो वो संभाल सकते हैं, और अगर उनको ये महसूस होगा कि उनको किसी और साथी की जरूरत है अपने 1-2 विभाग देने के लिए तो वो दे सकते हैं। ये तो उनका अपना प्रेरोगेटिव। आपने बताया था कि अगर ज्यादा विभाग होते हैं तो बिल्कुल उन विभागों के कामों पर असर पड़ता है। एक आदमी की लिमिटेशन होती है कि वो इतना ही, क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे ही है और 24 घंटे ही मैक्सिमम आदमी काम कर सकता है। अगर आज के दिन मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के विभागों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास है और साथ में उनको मुख्यमंत्री का भी काम देखना है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो खट्टर साहब पर ही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उनके पास बहुत प्रेशर है। वो ये देखिए, क्योंकि वो इस चीज को खुद अनुभव कर रहे हैं, तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि वो चाहते हैं शेयर करना या कि वो खुद संभाल सकने में सक्षम है। बिल्कुल सुनीता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि और विस्तार होगा, अगर ऐसे में हम बात करें पहले 9 ही मंत्रियों को क्यों चुना गया? क्या अब ज्यादा दारोमदार उन पर होता नजर आ रहा है, या फिर पहले काम देखा जा रहा था कि काम किस तरीके से होता है, उसके बाद ही विस्तार किया जाएगा? देखिए, ये हमेशा से परंपरा रही है कि सबसे पहले जो मंत्रिमंडल होता है वो हमेशा बहुत छोटा मंत्रिमंडल होता है, क्योंकि कुछ समय लगता है समझने में, बारीकियों को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सब चीजों को समझने में कुछ समय लगता है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें विस्तार करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो दूसरे विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल है वो सौंपते हैं। तो ये परंपरा ही रही है हमेशा से। सबसे पहले जब मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें बहुत छोटा ही रहता है। आपने चाहे हमारे केंद्र में भी देखा हो कि मोदी जी ने जो सबसे पहले जब उन्होंने शपथ दिलवाई थी तो बहुत उसमें कम हमारे मंत्री थे। उसके बाद फिर एक बार विस्तार हुआ और मुझे लग रहा है कि शायद 2 बार विस्तार हो चुका उसके बाद। तो इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं कि जब आपको लगता है कि और उनको जो है वो देने की जरूरत है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां, तो फिर उसके हिसाब से विस्तार होता है। लेकिन सुनीता जी, इस दौरान विपक्ष ने भी काफी घेराव किया था और काफी बयान यहाँ पर आए थे कि इतना छोटा कैबिनेट है, कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कतें आएंगी। देखिए, विपक्ष के पास जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह से वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि किसी भी पार्टी का एक अपना जो है प्रेरोगेटिव होता है वो उसमें भी इंटरफियरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वो कितने विभागों को एक मंत्री संभाल रहा है, कितने विभागों को मुख्यमंत्री संभाल सकते हैं, ये देखिए ये उनका अपना, ये उनकी अपनी जिम्मेवारी है और वो उन चीजों के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका, तमाम आप हमारे साथ जुड़ी। आपने बताया। हकीकत जी के पास चलते हैं। हकीकत, जिस तरीके से सुनीता ने बताया कि कहीं ना कहीं जरूरत भी महसूस हुई है अब कि थोड़ा विस्तार किया जाए, क्योंकि दारोमदार मंत्रियों के पास बहुत ज्यादा है और लोगों का जो काम है, जो समस्याएं हैं, वो भी बहुत अनगिनत हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर एक मंत्री के पास 1 से ज्यादा विभाग हैं और 4-4, 5-5 विभाग अगर वो देख रहे हैं तो काम का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता ही है, क्योंकि एक आदमी 24 घंटे ही काम कर सकता है। वहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो जिस टाइम सरकार ने शपथ ली थी उसी वक्त इस बात की गुंजाइश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोड़ दी थी कि आगे चल के उनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़े तो वो और विभाग जो हैं मंत्रियों को जो दे रखे हैं उसके अंदर बंटवारा
कर सकते हैं। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो ज्यादातर जो मेन विभाग हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रखे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश उन्होंने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया, एक छोटा सा मंत्रिमंडल लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चले, एक अच्छी पहल की शुरुआत थी। वहीं जब विपक्ष की अगर बात आती है तो कांग्रेस बार बार इस सवाल को उठा रही है कि यह सरकार अवैध है और इसके अंदर कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी इस बात के अंदर रोल जरूर है, जो चाहता है, बार बार विपक्ष कह रहा है कि कम से कम 12 मंत्री हों। और फिलहाल जिन नामों पर चर्चा हो रही है, केवल 3 मंत्रियों को शामिल करने की फिलहाल बात चल रही है और जिसके अंदर मेन जो 3 से 4 नाम है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल, अगर हकीकत बात की जाए, जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर बात की जाए कौन कौन से ऐसे विभाग हो सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि जहां पर ज्यादा दारोमदार है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन विभागों को अलग अलग मंत्रियों अब को दिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो सबसे अहम माना जाता है और ट्रांसपोर्ट मंत्रियों के ऊपर अगर हम पुरानी सरकार के अंदर, पिछली सरकार में नजर डालें तो ट्रांसपोर्ट विभाग हमेशा सरकार के गले की फांस बना रहता है। इस विभाग की जिम्मेदारी जिस तरह से शिक्षा मंत्री के साथ साथ रामविलास शर्मा को दे रखी है और उनके पास पर्यटन विभाग का भी जिम्मा है, तो कहीं ना कहीं कामकाज जो है, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों को देखा जाए तो सरकार के खिलाफ लगातार वो खड़े रहे हैं, चाहे पिछली सरकार की बात की जाए या मौजूदा सरकार की, उनसे निपटना आसान काम नहीं है। जितने भी परिवहन मंत्री पहले रहे, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए या ओपी जैन की बात की जाए, तमाम जो परिवहन मंत्री हैं वो मुश्किलात के अंदर रहे हैं। आफ्ताब अहमद का भी जिक्र इसके अंदर मैं करना चाहूंगा कि पहले भी जो यूनियन है उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जम के छकाया है और इस बार भी इसी तरह की कवायदें जो है बार बार रोडवेज वर्कर्स यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसके लिए एक अलग मंत्री को रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उस मंत्री के पास काफी वक्त होता है और वो उनको आराम से टैकल कर सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि रामविलास शर्मा से ये जो विभाग है ये लेकर किसी दूसरे मंत्री को दे दिया जाएगा और रामविलास शर्मा शिक्षा और पर्यटन के अंदर ज्यादा अच्छाई से काम कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जिक्र किया जाए तो उनके पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है विभागों की, उनमें से भी वो कुछ विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। बिल्कुल, हकीकत जिस तरीके से हम विस्तार की बात कर रहे हैं, विस्तार की गुंजाइश संभावना हालांकि पहले भी थी, ऐसे में अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों को कितना कुछ फायदा हो सकता है अगर नए मंत्रियों की बात करें तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे ज्यादा प्रेशर रहता है और अगर अलग अलग विभागों में बढ़ जाएगा तो लोगों के लिए भी सहूलियतें ज्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर एक मंत्री के पास एक ही विभाग होगा तो जिन लोगों को अपना काम करवाना है उस विभाग से संबंधित वो उसी मंत्री के पास जाकर अपना काम करवा पाएंगे। फिलहाल अगर अनिल विज की हम बात करते हैं तो उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ खेल और युवा मंत्रालय भी है। उनके जो कामकाज की जो शैली है अनिल विज की, जिस तरह से वो फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हैं, दोनों विभागों के अधिकारियों की वो लगातार बैठ के लेते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम के अंदर असर जरूर पड़ता है। जब वो स्वास्थ्य विभाग पर पूरे कंसंट्रेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं खेल विभाग पीछे छूटता नजर आता है। इसी तरह से रामविलास शर्मा की बात करें, एक तरफ जहां वो शिक्षा विभाग को सुधारने की कवायद करते हैं तो ट्रांसपोर्ट को कम वक्त दे पाते हैं, टूरिज्म को कम वक्त दे पाते हैं। तमाम विधायक जो मंत्री हैं अगर उनके पास एक से ज्यादा विभाग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलना पड़ता है और लोगों को, आम लोगों को अगर उस विभाग के अंदर अपने काम करवाने पड़ते हैं तो वो कम वक्त उनको मिल पाता है मंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया हकीकत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे विशेष सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जब मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात करते हैं तो पहले से ही ऐसी गुंजाइश थी कि इसमें विस्तार होगा। 9 मंत्री फिलहाल मौजूद हैं और अब कहीं ना कहीं अगर बात करें सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि 12 मंत्री तक ये संख्या पहुंच सकती है, क्योंकि लगातार लॉबिंग जैसी खबरें भी आ रही थी। और इसी दौरान जब सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस महीने तक कहीं ना कहीं जो विस्तार है वो पूरा हो सकता है और नए मंत्रियों को हम कैबिनेट में देख सकते हैं। तो अब यही देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो दौड़ में शुमार हैं और जिनको नया पदभार मिल सकता है और आम लोगों के लिए और कितनी सहूलियतें नई सरकार लेकर आ सकती है। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक बैठक बुलाई है। दरअसल गेस्ट टीचर्स को हटाने के मामले पर यह बैठक बुलाई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में शामिल होगा शिक्षा मंत्री के साथ।
और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक बुलाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक बैठक बुलाई है। दरअसल गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने के मसले को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। 193 गेस्ट टीचर्स को तुरंत प्रभाव से हटाया गया था और अब उन्हीं गेस्ट टीचर्स का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलेगा और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। और उसके बाद क्या कुछ इन जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए क्या कुछ हो पाता है